हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीडीपी के चुनिंदा प्रश्नों को देखेंगे जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऑफलाइन पेपर में प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है, इसका स्वरूप आज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है जेंडर। जेंडर क्या है, यहाँ पर ऑप्शन को हम देखेंगे तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक आर्थिक अवधारणा है, बी ऑप्शन कह रहा है एक जैविक निर्धारक है, सी ऑप्शन कह रहा है एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है और डी कह रहा है एक सामाजिक संरचना है। तो दोस्तों, अगर हम जेंडर की बात करें तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जेंडर एक सामाजिक संरचना है दोस्तों, जिसमें कि पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। यहाँ पर दोस्तों विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है, यह पूछा गया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन कह रहा है सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व तथा स्व, बी कह रहा है शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेगात्मक, सी कह रहा है संवेगात्मक बौद्धिक आध्यात्मिक एवं स्व, डी कह रहा है शारीरिक व्यक्तित्व आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। तो दोस्तों यहाँ पर विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करना है तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेगात्मक। दोस्तों थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। शारीरिक के अंतर्गत जो होता है वह शरीर के विभिन्न अंगों की लंबाई का बढ़ना, और संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि, और सामाजिक के अंतर्गत परंपराओं रीति रिवाजों एवं विभिन्न व्यक्तियों के साथ किए जाने वाले व्यवहारों का विकास होता है, और संवेगात्मक विकास के अंतर्गत उत्तेजित होना, हंसना, रोना या क्रोधित होना, यह सभी शामिल है। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। आपके ऑप्शन है मीडिया, बी ऑप्शन कह रहा है परिवार, सी ऑप्शन कह रहा है विद्यालय और डी ऑप्शन कह रहा है सरकार। तो यहाँ पर दोस्तों प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम पूछा गया है तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, परिवार। क्योंकि दोस्तों व्यक्ति का समाजीकरण की प्रक्रिया सर्वप्रथम उसके परिवार यानी कि माता पिता से ही आरंभ होती है, इसलिए यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। अगला प्रश्न है जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है दोस्तों, यहाँ पर ए ऑप्शन कह रहा है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बी ऑप्शन कह रहा है बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, सी कह रहा है बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, और डी कह रहा है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत में यह बताया है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर सोचने समझने की तथा व्यवहार करने का स्तर भी उनका बच्चों का और वयस्कों का अलग होता है, इसलिए यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताती है। आपके ऑप्शन है विचारों की अनुक्रमणीयता, बी कह रहा है वर्तुल प्रतिक्रिया, सी कह रहा है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार और डी कह रहा है विलंबित अनुकरण। तो दोस्तों यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताती है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो होता है स्वकेंद्रित न होकर, स्वार्थी न होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। इस दौरान वह खेल के द्वारा, अनुकरण के द्वारा
और चित्र निर्माण के द्वारा अपने भाषा के माध्यम से अपनी जानकारी को बढ़ाता है। इसलिए यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। अगला प्रश्न है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ए ऑप्शन कह रहा है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। बी कह रहा है सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। सी कह रहा है बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवांशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। डी कह रहा है बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित कर। यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना है कि ये पेडागॉजिकल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर दोस्तों जैसा प्रश्न पूछा रहता है वैसा ही उत्तर देना है। अगर प्रश्न आपका पॉजिटिव पूछ रहा है तो आपको पॉजिटिव में आंसर देना है, अगर प्रश्न निगेटिव है तो आपको निगेटिव में आंसर देना है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अधिगम, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप ए ऑप्शन को देखेंगे तो पुरस्कृत एवं दंडित, जो कि ये निगेटिव है, और सी ऑप्शन में भी आप देखेंगे तो यहाँ केवल दिया हुआ है, तो यह भी आपका निगेटिव पॉइंट है। और डी ऑप्शन भी कह रहा है निर्धारित व सीमित करती है, तो यह भी आपका निगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। क्योंकि दोस्तों सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि अब व्यवहार में परिवर्तन ला देता है। बच्चा जन्म लेने के साथ ही सीखना प्रारंभ कर देता है और आजीवन कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। 7वां प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। आपके ऑप्शन हैं खाली स्लेटों के रूप में, बी ऑप्शन कह रहा है छोटे वयस्कों के रूप में, सी ऑप्शन कह रहा है निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, और डी कह रहा है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। क्योंकि दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है जिसमें प्रत्येक बच्चे को उसके स्वाभाविक प्रवृत्तियों, इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित होने का अवसर प्राप्त करना है। 8वां प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम। दोस्तों लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है एक अनुबंधित गतिविधि है, बी कह रहा है एक सामाजिक गतिविधि है, सी कह रहा है एक व्यक्तिगत गतिविधि है, और डी कह रहा है एक निष्क्रिय गतिविधि है। तो दोस्तों लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम जो है वह एक सामाजिक गतिविधि है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश 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 तक हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका चालक विकास का क्रम पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास और परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं शामिल होती हैं, किंतु इन विविधताओं के बावजूद भी चालक विकास का क्रम निरंतर होता रहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन कह रहा है बाल्यावस्था की समाप्ति, बी कह रहा है किशोरावस्था, सी कह रहा है मध्य बाल्यावस्था, और डी कह रहा है पूर्व क्रियात्मक अवधि। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, किशोरावस्था। किशोरावस्था की बात करें दोस्तों तो यह अवस्था बाल्यावस्था व वयस्कता की अवस्था के बीच की अवस्था होती है, और यह अवस्था 12 वर्ष से प्रारंभ होकर 18 वर्ष तक चलती है।
यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक या बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं या लाती हैं उन्हें क्या करना चाहिए। यहाँ पर ए ऑप्शन कह रहा है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, बी ऑप्शन कह रहा है उन्हें स्वीकार करना चाहिए, सी कह रहा है उसकी अपेक्षा करनी चाहिए और डी कह रहा है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम प्रारंभिक कक्षा कक्ष की बात करें तो एक बालक या बालिका जो अपने साथ अनुभव लाते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें शामिल करके उनका संचय करना चाहिए। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। दोस्तों उन बच्चों का संज्ञानात्मक विकास विद्यालय में बेहतर होता है जिनके माता पिता उनके स्कूली शिक्षा में शामिल होते हैं। आगे है, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है समस्यात्मक वार्ता, बी ऑप्शन कह रहा है अहम केंद्रित वार्ता, सी ऑप्शन कह रहा है व्यक्तिगत वार्ता और डी ऑप्शन कह रहा है भ्रांत वार्ता। तो दोस्तों जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों छोटे बच्चे अपने भाषा का प्रयोग करके अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए भी प्रयोग करते हैं, इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यक्तिगत वार्ता। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खिलौने पहनावे की वस्तुएं व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। आपके ऑप्शन है जेंडर प्रासंगिकता, बी ऑप्शन कह रहा है विकसित जेंडर पहचान, सी ऑप्शन कह रहा है जेंडर रूढ़िवादिता और डी कह रहा है जेंडर सिद्धांत। तो दोस्तों खिलौने पहनावे की वस्तुएं और व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को चाहिए कि आपके ऑप्शन है यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है, बी कह रहा है वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, सी कह रहा है वह विशेष संस्कृतियों और समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे और डी कह रहा है वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। तो दोस्तों यहाँ पर एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को यह करना चाहिए कि वह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। दोस्तों शिक्षक का क्या दायित्व होता है, वह कक्षा कक्ष में ऐसे वातावरण का निर्माण करे जिससे कि बच्चों के संस्कृतियों को प्रभावित किए बिना ही सभी बच्चे आपस में एक दूसरे की भावनाओं को समझ सके और संस्कृति तथा धर्म का सम्मान कर सके, इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। आपके ऑप्शन है मुख्यधारा शिक्षा, बी ऑप्शन कह रहा है एकीकृत शिक्षा, सी ऑप्शन कह रहा है समावेशी शिक्षण, डी कह रहा है पृथक्करण। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, समावेशी शिक्षा पर। दोस्तों 2009 में यह पारित किया गया था और 2010 में यह लागू किया गया था, यह फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ... यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपके ऑप्शन है बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, बी कह रहा है समावेशी शिक्षा, सी कह रहा है मुख्य धारा शिक्षा और डी कह रहा है विशेष शिक्षा।
तो दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा की यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। यहाँ पर दोस्तों प्रक्रिया नहीं है, आपसे निगेटिव पॉइंट पूछा गया है और आपको निगेटिव में ही आंसर देना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन कह रहा है अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, बी कह रहा है कंठस्थीकरण एवं स्मरण, सी कह रहा है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, डी कह रहा है निर्देशन एवं संचालन। तो दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। अगला प्रश्न है बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब। दोस्तों यहाँ पर प्रभावी रहना चाहिए, ये गलत मिस्टेक हो गया है। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब ए ऑप्शन कह रहा है वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, बी कह रहा है शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, सी कह रहा है वे पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों में याद करते हैं और डी कह रहा है वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। तो दोस्तों बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं? जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तभी बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो। 19वां प्रश्न है बच्चों को कक्षा में प्रश्न। आपके ऑप्शन है पूछने से रोकना चाहिए, बी ऑप्शन कह रहा है पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, सी कह रहा है पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और डी कह रहा है पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों बच्चों को कक्षा में प्रश्न, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कोण के अनुसार अधिगम है। आपके ऑप्शन है अनुभव के परिणाम के रूप में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, बी ऑप्शन कह रहा है एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया, सी कह रहा है एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया और डी कह रहा है जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। तो दोस्तों यहाँ पर संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? तो अधिगम एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी। आपके ऑप्शन है किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, बी ऑप्शन कह रहा है सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, सी कह रहा है निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, डी कह रहा है का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों की गलतियां। ए ऑप्शन कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, बी कह रहा है प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह है, सी कह रहा है बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए और डी कह रहा है अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों की गलतियाँ एक अधिगम प्रक्रिया का भाग है और उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है, क्योंकि दोस्तों बच्चे छोटी छोटी गलतियाँ करके ही सीखते हैं। अगला प्रश्न है मूल्यांकन को डैश डैश डैश। ए ऑप्शन कह रहा है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, बी कह रहा है एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, सी कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए और डी कह रहा है केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम डी ऑप्शन को देखेंगे तो बिल्कुल निगेटिव है, ये आपका बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पर आपका
सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। ए ऑप्शन कह रहा है बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। बी कह रहा है पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। सी कह रहा है पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। और डी कह रहा है पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण पर बल देकर। तो दोस्तों, प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में एक शिक्षक बच्चों को किस प्रकार से सक्षम कर सकता है, किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल हैं, निम्न में से किसका उदाहरण है। ए ऑप्शन कह रहा है परंपरागत विधि, बी ऑप्शन कह रहा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, सी कह रहा है निगमनात्मक विधि और डी कह रहा है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। तो यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। इस विधि में क्या होता है दोस्तों, इस विधि में बालक को सीखने की प्रक्रिया केंद्र के अंतर्गत रखने पर बल दिया गया है, इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।